ठीक है, तो आज की क्लास में पहले हम सीखेंगे, दोबारा देख लेते हैं कि VLOOKUP अगर आपको कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए होता है तो आप वो किस तरह फाइंड करते हो। आपने लिखना है = VLOOKUP, सेल सेलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू देनी है, उसके बाद आपने टेबल एरे बताना है कि आपका टेबल एरे कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद आपने कॉमा देने के बाद इसके अंदर एक और फंक्शन लगाना है कॉलम्स का। ठीक है, कॉलम्स का फंक्शन लगाने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट के 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 इंटर। तो आपके पास जो है वो इंग्लिश का रिकॉर्ड आ गया। अब ऐसे ही आपको सारा रिकॉर्ड चाहिए तो आप इसको सिंपल ड्रैग करोगे तो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे स्टूडेंट का नेम चेंज करोगे तो आपके पास उस स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने 12 शीट्स बनानी है। ठीक है, 12 शीट्स बनानी है। अब वो एक्सपेंस शीट हो, अटेंडेंस शीट हो, सैलरी शीट हो, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद हम एक शीट नंबर 13 बनाएंगे जिसमें हम पूरे साल का रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। तो ये हम पूरे साल का रिकॉर्ड किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ मेरे पास पहले से बनी बनाई 12 शीट्स हैं, जनवरी की, फरवरी की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और एक ईयरली शीट। ठीक है तो उन सब का जो है रिकॉर्ड वो मैं इस शीट में किस तरह लाऊंगी। तो सिंपल है, आपने क्या करना है, इक्वल टू सम के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम चले जाएंगे शीट नंबर 1 पे। ठीक है, शीट नंबर 1 पे जाने के बाद आपने ये फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है और शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ईयरली जो आपकी 13 शीट है वहाँ पे आपने सम का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखें = सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने फर्स्ट अपनी शीट पे आ जाना है जो जनवरी की शीट है, और यहाँ से आपने फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करके शिफ्ट को प्रेस करना है। अब शिफ्ट आपने होल्ड करके रखनी है, प्रेस करके रखनी है, और आपने चले जाना है लास्ट शीट पे। ठीक है, लास्ट शीट पे चले गए। अब यहाँ देखें हमारे पास ये आ गया जनवरी से दिसंबर तक और B3 वाला सेल। ठीक है, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो आपके पास शीट नंबर 13 में पूरे साल का रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। अब इसी तरह मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगी तो कंप्लीट रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा कि भाई पूरे साल का जो खर्चा है वो कितना हुआ है, पूरे साल गैस का बिल कितना आया था, पूरे साल बिजली का बिल कितना आया था, पूरे साल वाटर का बिल कितना आया था, इंटरनेट का कितना आया था, टेलीफोन का, सैलरी का एक्सपेंस कितना था, और ये जितने भी मेरे पास एक्सपेंस हैं वो कम्प्लीटली जो है वो हमने 1 सेकेंड में या 1 मिनट में जो है पूरे साल का रिकॉर्ड फाइंड कर लिया। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, मेरे पास सारी शीट सेम थी। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो टोटल मेरे पास यहाँ देखो 3000 है ना, अगर अदर्स एक्सपेंस, तो 3000 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वैल्यू यही आएगी। करके देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ये समझ आ गया? जी मैम। इसके बाद हम देखेंगे शीट नंबर 24। ये हमारी होगी शीट नंबर 25। अब इसमें मेरे पास क्या है, एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्या है, एक यूनिक आईडी है, एक प्रोडक्ट है, सिटी है और सेल्स है। ये यूनिक आईडी हमने बनाई है फॉर्मूला यूज़ करके। कैसे की है ये अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, इसमें हम सीखेंगे कि हम फ़िल्टर किस तरह करते हैं यूजिंग VLOOKUP को यूज़ करते हुए हम डायनामिक फ़िल्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, यूजिंग VLOOKUP। अब मेरे पास एक कंपनी है। ठीक है,
उसमें कुछ सेल्समैन होंगे जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं, या कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है। अब मेरे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और वो डिफरेंट सिटी में जो है वो सेल किए जाते हैं, और कितने सेल हो रहे हैं वो भी सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं चाहती हूँ मैं यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखूँ और वो प्रोडक्ट कौन कौन से शहर में कितना कितना सेल हुआ है वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास एक साथ आ जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ माउस लिखती हूँ तो मेरे पास अगर कराची में माउस सेल हुए हैं कितने हुए हैं तो वो भी आ जाए, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, जितने भी जो हैं मेरे प्रोडक्ट सेल हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास एक साथ आ जाए, ठीक है। तो वो सारा रिकॉर्ड एक साथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं डायनामिक जो है वो फ़िल्टर यूज़ करूँगी VLOOKUP को यूज़ करते हुए, सही। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, ये मैंने कैसे बनाई है, मैं यहाँ से पहले इसको डेटा वैलिडेशन में आके क्लियर ऑल कर देती हूँ, दोबारा बना के दिखाती हूँ, ओके करती हूँ, यहाँ से मैंने इसको क्लियर कंटेंट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब मैं बार बार यहाँ टाइप करूँ तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास लिस्ट बन के आ जाए जिससे सिर्फ मैं सिंपल सेलेक्ट करूँ और मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स के नाम आ जाए, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ अपना सेल सेलेक्ट करना है, डेटा में आना है, डेटा वैलिडेशन में आना है। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद आपने ये जो अलाउ वैल्यू है ना इसमें आपने लिस्ट बनानी है, यहाँ से सोर्स देने के बाद आपने सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ देखें मेरे पास जो है वो लिस्ट बन गई, USB लिखूँगी, कीबोर्ड लिखूँगी, जो भी करूँगी वो मेरे पास यहाँ आ जाएगा। अब मुझे यहाँ जो है वो लैपटॉप की यहाँ पे यूनिक आईडी चाहिए। अब मुझे यूनिक आईडी क्यों चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर लैपटॉप जो है एक दफ़ा सेल हुआ है तो यहाँ मेरे पास 1 लिखा हुआ है, अगर ये दोबारा भी सेल हो रहा है तो उसकी जगह 1 2 3 4 मतलब जितनी दफ़ा ये सेल हुआ है तो वो नंबर वाइज आ जाए, एक यूनिक आईडी बन गई, ठीक है। हमें जो है ना यहाँ पे F4 का यूज़ होगा, जो प्रोडक्ट है ना वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप जो है वो आपको क्वांटिटी उसकी जो है वो फिक्स करनी है, सही। और उसके बाद वो जो रिपीट हो रहे हैं वो चीज़ फिक्स नहीं होगी, ठीक है। क्या है आपके पास काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने यहाँ से B2 सेलेक्ट किया और कॉलन देने के बाद अब ये जो फर्स्ट वाला B2 है ना इसको आपने जो है वो फिक्स कर लेना है, ठीक है। उसकी जो रेंज होगी उसको फ्रीज कर देना है, उसको फिक्स कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। अब जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगी तो अब देखें जब आपके पास ये एक लैपटॉप था ना, अब अगर ये जब दूसरी दफ़ा आएगा तो वहाँ 2 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और अगर ये थर्ड टाइम आएगा तो 3 लिखा हुआ आएगा। अब जैसे यहाँ पे USB 1 थी, फिर ये दूसरी दफ़ा आ गई, फिर ये तीसरी दफ़ा आ गई, ठीक है। इसी तरीके से कीबोर्ड भी था, वो 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। F4 का यूज़ आप याद रखें, जो भी चीज़ आपको फिक्स करनी होती है ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करके उसको F4 प्रेस करके उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो चेंज ना हो, लेकिन उसकी जो रिपीटिशन हो रही है, जो काउंट होगा वो सिर्फ काउंट होता है, ठीक है। हमें उसमें चेंजिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ काउंट करना है। तो हम फर्स्ट वाला जो सेल होगा, फर्स्ट वाला जो नंबर होगा उसको फ्रीज कर देंगे या उसको क्या कहते हैं फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं चाहती हूँ नहीं, मुझे जो है वो लिखा हुआ है लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, लैपटॉप 3 इस तरीके से। तो सिंपल आपने क्या करना है इसमें ऐड कर देना है किसको, इस B2 को, ठीक है। B2 वाली जो है हमारे पास सेल है उसको इसके साथ ज्वाइन करवाना है एंड को यूज़ करते हुए, ठीक है। जब हम 2 सेल्स को ज्वाइन करवाते हैं तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। B2 एंड काउंट इफ, बस पहले क्या आ जाएगा, यहाँ इनके नाम आ जाएंगे, फिर उसके साथ जितनी दफ़ा ये काउंट होते जाएंगे वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने का ये मकसद है हमारे पास। क्या किया मैंने, B2 लिखा, B2 मतलब सेल B में जितने भी वैल्यूज़ होंगी उनको आपने ज्वाइन कर देना है, कंबाइन कर देना है किसके साथ, इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। इस फॉर्मूले से रिजल्ट क्या आ रहा था हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है।
तो जब हम उसके साथ प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे तो वो उसके साथ आ जाएगा 1 2 3 4 करके। क्लियर है? और इंटर किया, अब देखें क्या लिखा आ रहा है, लैपटॉप 1। अब मैं इसी को नीचे जब ड्रैग करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास इस तरह कुछ। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ अप्लाई करनी है, तो सिंपल मैं फॉर्मेट में एंटर करके यहाँ करूँगी तो ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल है? ये चीज़ समझ आई कि ये कैसे किया? रिपीट कर दूँ? तो रिपीट करने के हम क्या करते हैं, अगर हमें एक ही चीज़ को काउंट करवाना होता है तो हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ मैंने एक चेंजिंग कर दी, मैंने सिर्फ F4 का यूज़ किया है उसको फ्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप प्रोडक्ट है जैसे ये है, अगर आपको ये चीज़ ही काउंट करवानी है तो आपने पहले उसको फिक्स कर देना है, लॉक कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये B2 हमने क्यों लॉक नहीं की, क्योंकि हमें नेक्स्ट रो में जो जो आते जाएंगे उनको काउंट करवाना है। सही, तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज नहीं किया। सिंपल ये किया मैंने, और उसके बाद मैंने कहा क्योंकि इससे मुझे रिजल्ट मिल रहा था नंबर्स में 1 2 3 4, मैं चाह रही हूँ नहीं, मुझे प्रोडक्ट के नाम के साथ चाहिए कि भाई प्रोडक्ट का नाम आए और उसके साथ नंबरिंग आए ना। तो मैंने सिंपल इस कॉलम को ज्वाइन कर दिया इस कॉलम के साथ। तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। हाँ, ज्वाइन का यूज़, एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि B2 को ज्वाइन करा दिया किसके साथ, काउंटर के साथ। ठीक है, और अगर आपको पहले नंबर चाहिए था फिर नाम चाहिए तो आप इसको उठा के एंड और B2 को यहाँ लिख दोगे। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। सही, अब मुझे यहाँ जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी थी, मैंने बना दी। आप लोगों को पता है कैसे हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू ये बनाते हैं। अब यहाँ मैं क्या कह रही थी कि जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट का नाम लिखूं तो वो जितनी दफ़ा सेल हुए हैं और जिस जिस सिटी में सेल हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड एक ही टाइम पे आ जाए मेरे पास। ठीक है, मुझे बार बार जो है वो नाम चेंज ना करना पड़े कि कराची के लिए मैं अलग फाइंड करूँ, लाहौर के लिए मैं अलग फाइंड करूँ। मैं सिर्फ यहाँ माउस लिखूँ और वो जितने जितने सिटी में मेरी प्रोडक्ट सेल हुई है तो वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास एट अ टाइम आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी लुकअप का यूज़ करेंगे। वी लुकअप जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो, अब इस वैल्यू को भी मैंने क्या कर देना है, फिक्स कर देना है F4 को यूज़ करते हुए। अब वी लुकअप के साथ आज हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे। हम कॉलम्स तो यूज़ करते आए हैं लेकिन हम अब रो भी यूज़ करेंगे, रो का फंक्शन यूज़ करेंगे। रो यूज़ किया मैंने। ठीक है, अब रो क्या करता है, वो आपको बताता है कि भाई आपका जो फाइंड आप रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हो वो आप कौन सी रो में कर रहे हो। मैंने सिंपल रो फंक्शन यूज़ किया है ना, ये फाइंड करने के लिए कि अभी मैं कौन सी रो पे हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए यहाँ से हमें पता चल जाता है हम 7 रो पे काम कर रहे हैं। और एक और तरीका है, आप इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करो तो वो आपको बता देगा कि आप अभी कौन से रो पे हो। ठीक है, सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करना है तो वो बता देगा भाई आप कौन से रो पे हो। कंट्रोल Z किया मैंने। अब मुझे रिकॉर्ड चाहिए किसका, प्रोडक्ट का। मैं अभी हूँ रो 7 पे। ठीक है, तो मुझे कौन सी रो पे जाना है, इस रो पे जाना है। ठीक है, इस रो पे जाके मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है रो नंबर 2 पे, और मैं हूँ अभी रो नंबर 7 पे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ -6 लिखूंगी। ठीक है, तो अब ये -6 मुझे कौन सी रो पे लेके जाएगा, हाँ, तो ये मुझे रो नंबर 1 पे लेके जाएगा।
ठीक है, करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, सिंपल रो 7 पे थे और जो जिस रो पे जाना था उस हिसाब से हम इसमें माइनस कर देंगे। तो जैसे मैंने -6 किया तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि आप रो नंबर 1 पे हो। कंट्रोल Z किया। अब उसके बाद हमने टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ये अपना पूरा टेबल सेलेक्ट किया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद इस टेबल को भी हम फिक्स कर देंगे F4 यूज़ करते हुए। अब उसके बाद हमने देने हैं कॉलम। पहले हम देते थे कॉलम्स, वो फॉर्मूला भी आप यूज़ करके सिर्फ कॉलम नंबर बता सकते हो, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है कॉलम का, तो इसका भी यूज़ हमें आना चाहिए। पैरेंथेसिस आपने क्लोज करनी है और कॉलम को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे और F9 प्रेस करोगे तो आपको बता देगा वो कौन से कॉलम पे हो आप। ठीक है, कंट्रोल Z किया मैंने। अब मुझे जो रिज़ल्ट फाइंड करना है वो कौन सा करना है, कौन सा कॉलम का, इस प्रोडक्ट वाले कॉलम का। ठीक है, अभी मैं 7 पे हूँ। ठीक है, तो मुझे जाना है कॉलम नंबर 2 पे। तो मैं कितने -5 कर दूँगी, सॉरी, कॉलम के बाद यहाँ लिख दूँगी -5, 0। इंटर किया तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ गई, माउस। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट ही माउस किया हुआ था। अब मैं इसको यहाँ जब मैंने ड्रैग किया तो बता दिया भाई इस माउस कौन से इस्लामाबाद में और 23 सेल्स है। अगर मैं इसको सिंपली नीचे सेलेक्ट करूँगी तो ये देखिए मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड के साथ साथ नीचे आया है एरर। अब ये एरर क्यों आया, कोई बताएगा? ये एरर क्यों आया है और इस एरर को हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, हमारे पास माउस के रिकॉर्ड्स कितने थे, 3 रिकॉर्ड थे। एक फैसलाबाद का, एक लाहौर का और एक शायद इस्लामाबाद का। ठीक है, 3 रिकॉर्ड थे, उसके अलावा हमारे पास कोई और रिकॉर्ड नहीं है। तभी इसने मुझे क्या दे दिया, और मैंने जो फार्मूला ड्रैग किया वो नीचे तक किया। सही, तो वो मुझे बता रहा है भाई चौथा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वो मुझे क्या ला के देगा। ठीक है, तो इस वजह से वो एरर आया। अब इस एरर को हम फिक्स कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूँ। अब जैसे कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड देखें 4 रिकॉर्ड है तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से इस फॉर्मूले को नीचे और ड्रैग करूं तो ये देखिए नीचे क्या आ रहा है, मेरे पास एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इसके अलावा कोई और रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो जब कोई रिकॉर्ड है ही नहीं तो फिर एरर तो आएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला यूज़ करके। इफ एरर का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, इसी वी लुकअप में स्टार्ट में आपने क्या करना है, इफ एरर जैसे आधा ही लिखा और टैब यूज़ करो तो वो पहले ही फॉर्मूला आपको पूरा कर देगा। इफ एरर लेकर उसने पैरेंथेसिस हमें दे दी। ठीक है, अगर एरर आए तो क्या करना चाहिए, अगर कोई वैल्यू आपने देनी है जैसे इनवैलिड या एम्प्टी तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं चाह रही हूँ नल आना चाहिए कि भाई उसमें कुछ भी ना आए। ठीक है, तो मैंने डबल कोटेशन में ब्लैंक छोड़ दिया। तो अगर एरर आएगा तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इधर इनवैलिड लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इन सारे जगह पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। ये देखिए क्या आ रहा है, मेरे पास इनवैलिड आ रहा है, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं चाह रही हूँ इनवैलिड की जगह मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूँ, नल कर दूँ। तो मैंने सिंपल एम्प्टी करके इसको एंटर किया और मैं इस फॉर्मूले को अब नीचे जो है वो ड्रैग करूँगी। तो अब देखें क्या है, मेरे पास एरर जो है वो गायब हो गया। ये समझ आया? वैसे आप रोज़ का भी फॉर्मूला यूज़ करके जैसे रोज़ लिखकर आगे रो को मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि आप जो है पहले फाइंड कर लो कि आप कौन सी रो पे हो, फिर उसमें से जिस रो पे जाना है उतने रिकॉर्ड आप उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम में भी जैसे पीछे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें हम कॉलम्स का फॉर्मूला यूज़ करके और कॉलम्स मेंशन करते थे। ठीक है, लेकिन आज मैंने एक और आप लोगों को यूज़ बताया कि भाई कॉलम का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके ब्रैकेट्स ओपन करके, ओपन और क्लोज करके आगे उसकी रेंज बता दो कि भाई आपने कौन से कॉलम में जाना है।
जैसे अब मैं यहाँ थी 7 कॉलम पे और मुझे जाना था कॉलम नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसने मैंने क्या किया, 7 में से 5 को माइनस कर दिया, तो मैं कौन से कॉलम पे आ गई, कॉलम नंबर 2 पे। इसको सेलेक्ट करके F9 मैंने प्रेस किया कि मैं सही भी हूँ या नहीं। तो ये देखिए इसने मुझे बता दिया कि आप कौन सा कॉलम, ये जो आपको फॉर्मूला बताएगा वो रिकॉर्ड कौन से कॉलम का बताएगा, कॉलम नंबर 2 का बताएगा, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने कहा कि अगर एरर आए तो इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ किया और आगे इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ब्रैकेट क्लोज करके। पहले हम सिंपल वीलुकअप यूज़ करते थे, अब हमने वीलुकअप के साथ रो का फंक्शन भी यूज़ किया और कॉलम का फंक्शन भी यूज़ किया। क्लियर है? अच्छा, सर ने आई थिंक एक क्विज रखा है तो देख लीजिएगा। मैं कह रही थी सोबिया कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है कि हम लुकअप के अंदर रोज़ और कॉलम का फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं। नहीं समझ आई तो बता दें, मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि आगे हम डायनामिक लुकअप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको इनवैलिड और नील क्या नहीं गया था ना, इस तो यहाँ तक मुझे समझ आया है। लेकिन एक था मुझे अभी जैसे कंफ्यूजन हो रही है, ये रॉ, जैसे रॉ में हमने -6 किया है ना और कॉलम में 5, ये देख मुझे ये नहीं अंडरस्टैंड हो रहा। ये नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, देखें जो 6 वाला है ना, 5 वाला तो आ गया, जो 6 माइनस हो रहा है ना, ये किस तरह से हो रहा है, ये नहीं समझ आया। ठीक है, सही देखें इधर, ये रो है ना। अब हम कौन से रो पे हैं, अभी रो नंबर 8 पर है, ठीक है। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कौन सी रो पे कर रहे हैं, रो नंबर, सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ तो आएगा मेरे पास -8, ठीक है। यहाँ देखो हम अभी कौन सी रो पे हैं, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ना, रो नंबर F9 यूज़ किया, रो नंबर 7 में है, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, रो नंबर 1 पे, ठीक है। हम जब भी कोई चीज़, अब जैसे कॉलम्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तब भी हम कहाँ जाते हैं, कॉलम नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। तो हमें जाना है रो नंबर 1 पे। तो 7 में से आप कितने माइनस करोगे कि आप रो नंबर 1 पे चले जाओ, लेकिन ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, -6 किया, तभी हमें जो है वो रो 1 पे वो लेके गया, वहाँ से हमें रिजल्ट देना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ मैंने गलती से, हम अभी रो नंबर 8 पे ही और मैं उसको 8 से ही माइनस कर रही हूँ, तो वो मुझे नल दे रहा है, कुछ भी नहीं ला के दे रहा। अगर मैं -7 करती हूँ तो अब देखें वो मुझे रिकॉर्ड ला के देगा, ठीक है। जी जी, ओके। जिस रो पे होगे उसके नीचे बाकी जितने नंबर होंगे उतने आपने माइनस कर देना, सही। और कॉलम समझ आ गया था कि भाई कॉलम नंबर हम अभी जो है वो कॉलम नंबर 7 पे हैं, तो कॉलम नंबर 1 पे जाना है, तो उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो हम कॉलम नंबर 1 पे चले जाएंगे, जी सॉरी कॉलम नंबर 2 पे, F9 कॉलम नंबर 8 है, ये क्या हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई ना आपको, तो यहाँ तक ठीक है। और एरर जो है, इफ एरर, अगर एरर आता है तो एरर को सॉल्व करने के लिए हम जो है इफ एरर का यूज़ करते हैं। और आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हम ईयरली रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, कौन सी शीट बताई थी, शीट नंबर, ईयरली रिकॉर्ड। क्लियर कंटेंट किया मैंने। यहाँ देखिए मेरे पास जो है ना 12 मंथ का रिकॉर्ड है। अब वो रिकॉर्ड आपके पास एक्सपेंस का भी हो सकता है, सैलरी का भी हो सकता है, अटेंडेंस का भी हो सकता है,
जो है टेस्ट रिकॉर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका आपने पूरा लास्ट में सेल्स रिकॉर्ड भी हो सकता है कि भाई पूरे साल की सेल्स बता दो कितनी हुई है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ईयरली रिकॉर्ड किसी भी चीज़ का अगर निकालना होता है तो आप क्या करोगे, हर शीट पे जाके अलग अलग प्रेस करोगे, नहीं, वो जो है बहुत हार्ड वर्किंग हो जाएगा। हम करेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम चले जाएंगे शीट नंबर 1 पे, ठीक है। शीट नंबर 1 पे जाके मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट को आपने होल्ड करके रखना है, मतलब शिफ्ट प्रेस करके रखनी है, और आपने लास्ट शीट जो है आपकी वहाँ जाके वहाँ पे आपने यही सेल सेलेक्ट करके इंटर करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने इंटर किया तो देखिए मेरी जो आखिरी 13 शीट थी ईयरली रिकॉर्ड वाली, उसमें उसका रिकॉर्ड आ गया, और मैं इसको सिंपल नीचे ड्रैग करूँगी तो मेरे पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लो, क्योंकि मैंने वैल्यूज चेंज नहीं की, हर एक ही शीट को मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। गैस का बिल सब में 500 है, ठीक है। तो 500 को हम जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 6000, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पता चल गया पूरे साल में हमारा कितना खर्चा हुआ है। ये समझ आ गया कि हम ईयरली एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, ईयरली शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, 10 बज चुके हैं। तो कल हम देखेंगे डायनामिक वीलुकअप देखेंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा हम नेस्टेड वीलुकअप देखेंगे कि एक वीलुकअप के अंदर हम दूसरा वीलुकअप कैसे यूज़ करते हैं। और अगली 2 क्लासेस में आपका जो है वो एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने एक्सेल की शॉर्टकट वीडियोस देखनी है या शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखनी है तो उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, वो भी आप लोग फॉलो करें ताकि आप लोग को जो है वो ट्रिक्स भी आ जाए कि हम एक्सेल में मतलब जो है ना शॉर्टकट में काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग एक्सेस करें। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और इसका जो है ना ये शीट जो अभी मैंने बनाई है, जैसे ईयरली रिकॉर्ड शीट और वो दूसरी वाली शीट है ना, जो इसी तरह आपने सेम शीट बना के कल तक अपलोड करनी है, ठीक है। डायनामिक फ़िल्टर और ये ईयरली रिकॉर्ड शीट, ये दोनों आपने जो है, और एक इफ़ एरर की भी बनानी है कि अगर एरर आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग अपलोड कीजिएगा। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम आप रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा। जी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगी, कल वाली भी शायद मैंने नहीं की थी, वो भी कर दूँगी, आज वाली भी कर दूँगी, ठीक है।